हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो एम्स पैरामेडिकल के बारे में, या उससे पहले कि नीट 2025 के साथ आपको और कौन से एग्ज़ाम देने चाहिए, तो उसमें बहुत सारे कमेंट मुझे ऐसे मिले जिनमें आप सब ने BAMS के बारे में डिटेल जानकारी जो है वो पूछी थी। तो आज की वीडियो में जो हो BAMS के बारे में हम जानेंगे कि क्या BAMS क्या है, कितने नंबर पे आपको जो हो BAMS के लिए कॉलेज अलॉट होगी, BAMS करने के बाद क्या आपकी सैलरीज होती है ना, क्या इसमें जो स्कोप है गवर्नमेंट जॉब होगी या नहीं होगी, और इसकी कॉलेजेस का क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, और भी सारी जानकारी जितनी भी BAMS के बारे में डिटेल है वो सारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल सकते हैं या पढ़ने को मिलेंगे, क्या चीज़ें आपको जो पढ़नी पड़ेगी, है ना। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ BAMS के बारे में कि भाई BAMS से ज़्यादा प्रेफर, जैसे मेरा खुद का ओपिनियन और खुद की रिसर्च ये है कि भाई BAMS से ज़्यादा प्रेफर मैं BDS को करता हूँ, है ना। BDS जो हो मेरे ख्याल से जो हो BAMS से ज़्यादा ठीक है। और उसका कारण ये है कि जैसे एक जो डेंटल डॉक्टर होता है और एक जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, तो मान लो कल को आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगे तो डेंटल डॉक्टर कम से कम अपनी प्रैक्टिस करता है, उसके पास एक ठीक ठाक पेशेंट का जो है वो एक गैदरिंग हो सकती है आयुर्वेदिक डॉक्टर की बजाय। बाकी जो है वो ये रिसर्च का विषय है या ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि बहुत सारे डेंटिस्ट ऐसे हैं जो सारे दिन जो है वो बैठे रहते हैं और उनके पास एक भी पेशेंट नहीं आता, और बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी ऐसे हैं जिनको खाना खाने का भी दिन में टाइम नहीं मिलता। तो ये चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, या फिर आप यूँ बोल सकते हो कि भाई आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। लेकिन मेरा पर्सनल जो एक थॉट है वो यही है। बाकी अगर कोई भी ऐसा शख्स जो BAMS के बारे में जानता है या BAMS जिसने कर रखी हो या जिसने BDS कर रखी हो, वो ज़रूर कमेंट करके अपनी राय इस पर बता सकता है कि भाई वास्तव में क्या है, एक्चुअल सच्चाई क्या है। ठीक है, तो चलो ये तो बात की बात है। आज हम स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को कि भाई एक आयुर्वेदिक चिकित्सक बनने के लिए आपके नीट 2025 का स्कोर क्या होना चाहिए। तो चलो ज़रा सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि भाई BAMS या आयुर्वेद में आपको अगर चिकित्सक बनना है, एक डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या इंट्रोडक्टरी मैप है। कहने का मतलब यह है कि भैया क्या प्रक्रिया रहने वाली है। ठीक है, हम पहले उसी की बात कर लेते हैं। तो आप देखो ज़रा कि कंडीशन ऐसी है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो वही बात, क्योंकि नीट के थ्रू ही इसका जो है वो सारी प्रक्रिया होती है, कॉलेज में एडमिशन तक की सारी प्रक्रिया नीट पर ही आधारित होती है। तो आप समझो कि 12वीं क्लास में सबसे पहले तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, जो कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो है, ऐसा मैं मान रहा हूँ, है ना। और अगर आप जो है वो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के लिए जो देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए जो सर्च कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। और जिसमें अगर आप जनरल या OBC के हैं तो 12th क्लास कम से कम 50% नंबरों के साथ आपकी 12th क्लास जो हो पास होनी चाहिए। और अगर जो हो आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% जो स्कोर होना चाहिए। इतना स्कोर जो आराम से आ जाता है। और फिर भैया एक चीज़ यहाँ पर साफ और क्लियरली मैं बोल देता हूँ कि बिना नीट क्वालिफाई किए BAMS नहीं हो सकता। कोई आपको बोले कि नीट क्वालिफाई जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली BAMS में हम आपका एडमिशन करवा देंगे, तो भैया ऐसे बच्चों को आगे चल के दिक्कत आने वाली है। हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए कॉलेज में, आपको जो है वो किसी न किसी जो है वो झांसे में लेकर आपका जो है एडमिशन करवा दिया जाए, लेकिन आगे चल के जो समस्याएं होने वाली है, क्योंकि आगे चल के आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, और अगर आप BAMS करने के बाद प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, ये एग्ज़ाम में बैठना ज़रूरी होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। और ये एग्ज़ाम तभी दे सकते हो जब आपके पास नीट क्वालिफाई का एक सर्टिफिकेट हो, है ना। तो भैया ये सारी बातें तो नीट क्वालिफाई होना ही चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स नीट में इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, है ना। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, तो जनरल 162 नंबर रहे थे 2024 में इस साल, जो कि बाकी दूसरे ईयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या है ज़्यादा है। आपको पता है इस बार नीट में क्या हुआ, तो क्वालिफाइंग मार्क्स में भी थोड़ा सा बूस्टअप मिला था, थोड़े से नंबर जो है वो बढ़े थे। बाकी SC ST और OBC के मेरे जो भाई बंधु हैं उनके लिए 127 नंबर जो पिछले साल थे वो थे। नीट 2024 में 127 नंबर जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे। इस बार भी आप ये मान के चलो लगभग इतना ही रहने वाला है। ठीक है, तो इतने नंबर तो आपके होने ही चाहिए। फिर इसके बाद में जो आपको नीट क्वालिफाई करने के बाद अगर आपने सोचा BAMS करने का, तो भाई BAMS का जो कोर्स है वो 4.5 साल का है।
और भैया 1 साल की इसमें इंटर्नशिप होगी। टोटल जो 5.5 साल का कोर्स है। क्या पढ़ना पड़ेगा? तो एनाटॉमी, जो सब्जेक्ट आपके एमबीबीएस में होते हैं ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं, कुछ एक एक्स्ट्रा ही होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर कोई बीएएमएस का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, कई बार बीएएमएस वाले क्या करते हैं अपने आप को सेव करने के लिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को सेव करने के लिए एक बार जिन्होंने कॉलेज ले ली बीएएमएस या फिर वेटनरी या फिर बीडीएस, एक बार कॉलेज ले ली और साथ साथ वो नीट की प्रिपरेशन भी करते रहते हैं ताकि जो वो अपग्रेड होकर अगले साल, नहीं तो उससे अगले साल जो वो एमबीबीएस की सीट उनको अलॉट हो जाए। कई बच्चे ऐसा करते हैं। तो अगर ऐसा कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके बताएं कि भाई ये सब्जेक्ट जो है वो कितने एमबीबीएस से कितने सिमिलर है और कितना डिफरेंस इनमें है, ठीक है ना। तो एनाटॉमी है ना, फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट जो है एमबीबीएस में भी होते हैं। यहाँ अलग होता है भैया आयुर्वेदा, आयुर्वेद के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आयुर्वेदा, संस्कृत जो है वो थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको, संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, है ना, ताकि जो ये सब्जेक्ट पढ़ने में आपके आसानी हो, ठीक है। ऐसा जो है वो मैंने पूछा है कहीं से कि भाई संस्कृत आती है, उसमें जो संस्कृत में जैसे आयुर्वेद में श्लोक वगैरह लिखे होते हैं, है ना, तो उसके लिए संस्कृत जो है वो आपको थोड़ा उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब भैया ये पहले तो जो है वो ये एक एग्ज़ाम हुआ करता था, ये नहीं था, इसका जो कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 2021 के बाद में बीएएमएस करने वालों के लिए एक एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया कि भाई ये कोर्स अगर आपने कर लिया तो अब अगर रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो पास करना पड़ेगा, ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये बीएएमएस करने के बाद, डिग्री कंप्लीट करने के बाद में आपका ये एग्ज़ाम लगेगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं भैया जी। आई होप आपकी जो हो ये पूरा रोड मैप जो हो इसका समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि भाई एक बार आपने अगर बीएएमएस कर लिया तो इसके आगे क्या स्कोप क्या है ना, क्या कर लेंगे। बीएमएस वही बात है कि सर पेशेंट तो इतने ज़्यादा होते हैं नहीं होते, वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये तो हमें पता ही है ना कि एक एमबीबीएस डॉक्टर जितना गैदरिंग करता है पेशेंट्स की, उतनी गैदरिंग तो जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो नहीं करता होगा। तो क्या स्कोप है कि भाई हम फाइनली जो है वो एक 5-6 साल का कोर्स करने के बाद हमें एक भविष्य नज़र आए कि जिसमें हम एक रेस्पेक्टेड पैसा कमा सके। देखो फाइनली जो है वो करना क्या है कि पैसा कमाना है और स्टेबिलिटी जो पैसे से ही आती है। तो बस वो पैसा कि 6 साल कोर्स करने के बाद हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हमने 6 साल जो है अपने जीवन के बर्बाद कर दिए। इनकम जो वो स्टार्ट होनी चाहिए, या इनकम स्टार्ट नहीं करके हम और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। या बीएएमएस करने के बाद और आगे जो हो अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो क्या क्या इसमें स्कोप है। तो देखिए ज़रा कि सबसे पहले बीएएमएस करने के बाद भैया आप अगर मान लो प्रोफेसर बनना चाहते हो उसी कॉलेज में, या टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो भैया आप एमएससी कर सकते हो। एमएससी भी जो है वो आप किसमें, फिजियोलॉजी एनाटॉमी में आप एमएससी कर सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो आप, है ना। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। जनरली जो है वो लोग ये करते नहीं है क्योंकि बीएएमएस अपने आप में एमएससी से एक बहुत बड़ी डिग्री है, ऐसा मेरा मानना है। तो जनरली जो वो लोग इस तरफ ना जाके डायरेक्टली ही आप टीचिंग प्रोफेशन में आ सकते हो। ऐसा जो है वो है कि भाई एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो है वो आप एमएससी करके भी डायरेक्टली जो हो टीचिंग फील्ड में आ सकते हो। अदरवाइज जो हो आप डायरेक्टली भी टीचिंग फील्ड में आ सकते हो, किसी कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो आप टीचिंग स्टार्ट कर सकते हो। या फिर इसके आगे जैसे पीजी होता है ना, एमबीबीएस करने के बाद पीजी होता है, ठीक वैसे ही बीएएमएस करने के बाद में भी पीजी होता है, जिसको AIA PGET एग्जाम जो है वो देके आप पीजी कर सकते हो। पीजी डिप्लोमा एमएस कर सकते हो, जिसमें सर्जरी या ओपीडी के लिए आप स्पेशलाइजेशन अलग से कर सकते हो। और इसके बाद में जो वो आप एमडी भी कर सकते हो, एमडी या डीएम कर सकते हो, ठीक है ना, स्पेशलाइजेशन के लिए। और भैया डीएम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ये भी आप कर सकते हो। और आगे जाना चाहते हो तो भैया इसमें आप पीएचडी भी कर सकते हो रिसर्च के लिए, ठीक है ना। तो ये हुई एक बात। फिर इसके बाद में देखो जरा कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, ये क्या चीज़ है, कौन सी गवर्नमेंट में कौन कौन से जो है वो सेक्टर होते हैं जहाँ पर बीएएमएस किया हुआ जो है उसका उसके बारे में जो पूछा जाता है, या वो रिक्वायरमेंट होती है, एक बीएएमएस की रिक्वायरमेंट होती है। तो भैया देखो ज़रा कि जैसे अपने एमबीबीएस करे हुए जो लोग होते हैं वो मेडिकल ऑफिसर लगते हैं, एमओ लगते हैं। वैसे ही जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर भी एक होता है, ये एक पोस्ट होती है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की। तो भैया आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये तब जब आप बीएएमएस कर लोगे। और भैया इसका भी एग्ज़ाम लगता है,
ऐसा नहीं है कि BAMS करने के बाद डायरेक्टली AMO आप लग जाते हो ना, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, गवर्नमेंट की एग्ज़ाम जो रिक्रूटमेंट निकलेंगे और उसमें जो आपको बैठना पड़ेगा, एग्ज़ाम के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये तो वैसे भी आप कर ही सकते हो क्योंकि ग्रेजुएशन कोर्स है, तो ग्रेजुएशन का तो कोई भी लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकता है। रिसर्च ऑफिसर, भैया जी कई बार जो गवर्नमेंट में रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है BAMS में, तो वो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ड्रग इंस्पेक्टर और भी बहुत सारी जो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें केवल BAMS के लिए ही डिग्री मांगी जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा रिक्रूटमेंट कौन करता है, तो भैया ये हो सकता है स्टेट जो है वो रिक्रूटमेंट निकाले, स्टेट रिक्रूटमेंट निकालता है, सेंट्रल भी रिक्रूटमेंट निकालता है, या कई बच्चे ऐसे होते हैं जो MBBS इवन BDS या फिर जो है वो BAMS करने के बाद UPSC का एग्जाम भी जो वो देते हैं, तो UPSC भी कर सकते हो, आपके पास ये भी एक ऑप्शन है ना। और कई बार ऐसा है कि UPSC भी कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनमें BAMS जो है वो मांगा जाता है, BAMS का क्राइटेरिया मांगा जाता है, तो उन जॉब्स के लिए भी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सैलरी क्या रहती है, तो भैया सैलरी वैसे तो जो है डायरेक्टली सैलरी बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं एक आइडिया आपको दे देता हूँ। गवर्नमेंट जॉब में ग्रेड होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो ये जो एग्ज़ाम है या ये जो आप जितनी भी ऊपर वाली जितनी भी कैटेगरी देख रहे हो, ये सारी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम होती है। तो फर्स्ट ग्रेड गवर्नमेंट जॉब में फर्स्ट ग्रेड की जो भी सैलरी होती है, जो भी उसमें क्राइटेरिया होता है, वो सारी चीज़ें जो आपको मिलेगी, गवर्नमेंट जो भी अलाउंस देगी वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद में जो है प्रमोशन, गवर्नमेंट में जो भी प्रमोशन या ग्रोथ जिसकी अकॉर्डिंग जो भी स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग, अगर गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई करते हो, आपकी इच्छा है कि गवर्नमेंट में जाए, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकालती है, वैकेंसीज आती है, हर चीज़ की आती है, BDS में भी आती है, MBBS सबसे कॉमन है, इसलिए हमें ये लगता है कि यार MBBS में ही स्कोप ज़्यादा है ना। स्कोप तो हर जगह है, मैं एक लाइन बोलता हूँ कि स्कोप आपके लिए हर जगह है, स्कोप आपके लिए कहीं भी नहीं है। अगर आप काबिल हैं, अगर आप में स्किल्स है, तो आप अपने लिए कहीं भी स्कोप क्रिएट कर लेंगे, अदरवाइज जो आपके लिए कहीं स्कोप नहीं है। तो हर जगह जो स्कोप होता है वो आप पर डिपेंड करता है, आप जो हो उसको कितना ज़्यादा उसके लिए काबिल है, ठीक है ना, या अपने आप को कितना कैपेबल उसके लिए आप बना पाते हैं, ठीक है। अब आते हैं भैया सैलरी पर। देखो जी क्या होता है ना कि एक जो BAMS डॉक्टर होता है ना, जैसे पहले मैं, हालांकि मैं इस पर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि भाई जो MBBS डॉक्टर होता है वो क्या सैलरी जो उसकी है, इनिशियल सैलरी क्या होती है, एक्सपीरियंस के बाद में क्या होती है, फिर इसके बाद में जो MBBS के आसपास जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, वो कितना कमाता है, BDS डॉक्टर कितना कमाता है, BAMS डॉक्टर कितना कमाता है, ये सारी सैलरी जो है ना मैं एक डिटेल वीडियो इस पर बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बता देता हूँ आपको कि स्टार्टिंग सैलरी जो होती है ना वो होती है 20 से लेके 50,000, और मैंने एक दो लोगों से बात करी है तो वास्तव में ये सैलरी जो 30 से 35,000 के बीच में होती है, 30,000 के आसपास होती है, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी, कि भाई उसने जो केवल BAMS किया है, ठीक है। और ये चीज़ डिपेंड करती है लोकेशन पर कि भाई आप कहाँ सर्विस दे रहे हो, उस पर डिपेंड करती है कि भाई कहाँ है, लोकेशन बड़ी चीज़ होती है ना। और फिर इसके बाद में अगर एक्सपीरियंस है ना, 2-4 साल 5 साल एक्सपीरियंस हो गया, तो एक्सपीरियंस के बाद में जो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए तक हो सकती है, ठीक है। और प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे तो वो भी जो वो एक तरीके से जो वो लोकेशन पर डिपेंड करेगा कि भाई वहाँ पर पेशेंट की कितनी गैदरिंग है, उस क्षेत्र में आयुर्वेद को लेकर जो कितनी जागरूकता है, तो कितने पेशेंट आते हैं, तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। एक चीज़ और, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो भैया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है ना, आप वो लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि इस तरह के जितने भी अपडेट है वो आप तक सबसे पहले आ जाए। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, अपना मेन कंटेंट अपनी क्लासेस है, केमिस्ट्री की सारी क्लासेस आपको चैनल पर मिलेगी। आप चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करें और आपको लगे कि चैनल वास्तव में जो यूज़फुल है, तो चैनल को अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि नीट JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अपना मेन कंटेंट वो है, ठीक है। और बाकी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहता हूं, तो आप चैनल को खूब शेयर करें। आपने अब तक खूब प्यार दिया है चैनल को, आगे भी आप ऐसे ही जो हो बनाए रखें, अपना साथ बनाए रखें, ठीक है। तो देखिएगा कि कैरियर स्कोप, अब क्या क्या इसमें और आगे जो है वो स्कोप है। तो देखिएगा क्लिनिकल प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर सकते हो सिटिंग अ प्राइवेट और वर्किंग इन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। आप किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जैसे MBBS डॉक्टर बैठता है, ठीक वैसे ही जो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बैठता है, ठीक है। फिर जो गवर्नमेंट जॉब, ये मैंने बात कर ही ली है गवर्नमेंट जॉब की, भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है ना। और
और वहाँ पर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो वहाँ पर भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। रिसर्च और डेवलपमेंट में आप जा सकते हो। ये मेरा सबसे अच्छा, मैं इस सेक्टर को मानता हूँ, रिसर्च, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, नई नई चीज़ें सामने आती रहती है, आप कभी बोर नहीं होगे इससे, है ना। कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो क्या करेगा, अगर मान लो प्रैक्टिस कर रहे हो आप, है ना, एक डिग्री कर ली आपने, स्पेशलाइजेशन नहीं करके केवल बीएमएस कर ली और प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक सेचुरेसी लेवल आ जाएगा उसमें। सेचुरेसी लेवल आने का मतलब है कि एक लेवल ऐसा आएगा जिसके आगे आपको ना तो ग्रोथ नजर आएगी, ना फिर जो उसमें इंटरेस्ट बन पाएगा। लेकिन रिसर्च वाला फील्ड ऐसा है, और इसमें मेरा ये मानना है कि बीएमएस करने के बाद अगर आप रिसर्च में जाते हो तो इसमें अनलिमिटेड ऑप्शन है ना, अनलिमिटेड ग्रोथ है, कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो सबसे फेवरेट, मतलब या यूँ बोल सकते हो सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो सेक्टर हो सकता है। पोजीशन इन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड यूनिवर्सिटीज़, आप रिसर्च में जा सकते हो। रिसर्च में जाने के बाद इसके अलावा एकेडमिक्स में जो है वो आप जा सकते हो, टीचिंग पोजीशन ले सकते हो। कहा ना कि भाई आप आयुर्वेदिक बीएमएस करने के बाद किसी भी आयुर्वेदिक कॉलेज में आप कॉलेज के बिहाफ पर जो है वहाँ पर टीचिंग कर सकते हो। हेल्थ केयर मैनेजमेंट, है ना, रोल्स इन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, आप जो हो उसका पार्ट बन सकते हो। तो ये एक बात हुई अपने पास किसकी भैया, सैलरी और करियर ऑप्शंस की। इसके बाद में हम आते हैं फीस की। देखो जी, कॉलेज की फीस कितनी क्या रहती है। फीस वही बात है कि भाई लोकेशन टू लोकेशन वेरी करती है, चेंज हो सकती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्या फीस है, तो भाई गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस जो है ना वो 20,000 से लेके 1 लाख तक फीस हो सकती है, और ये चीज़ डिपेंड करती है कि कौन से स्टेट में आपकी कॉलेज है। ठीक है ना, तो एनुअल ट्यूशन फीस जो है वो रेंज 20 से लेके 1 लाख तक हो सकती है। एडिशनल एक्सपेंसेस में भी इंक्लूडेड हॉस्टल वगैरह जो है वो, एग्जामिनेशन फीस वो रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो लगती है। तो ये तो हुई एक बात। हाँ, तो भाई जरा ये 1 से 3 लाख तक की प्राइवेट कॉलेज की फीस हो सकती है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कॉलेज कहाँ है, कैसी कॉलेज, कितनी पुरानी कॉलेज है, उस पर डिपेंड करता है। और बाकी जितने भी खर्चे हैं जो कि गवर्नमेंट में लगते हैं, जैसे कि भैया वही हॉस्टल फीस हो गई, एग्जामिनेशन फीस हो गई, बाकी अदर चार्जेस हो गए, तो वो भी यहाँ पर अप्लीकेबल हो सकते हैं। ये बात हो गई भैया किसकी, फीस की। अब फीस के बाद में हम चलते हैं भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कट ऑफ कितनी रहेगी 2025 में। नीट में जो बीएएमएस है वो कितना स्कोर आप करोगे कि भाई वो आप सेफ रहो, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। और ये बात हम करेंगे भैया डायरेक्टली, मैं ऐप के थ्रू आपको वहां पर लेके चलता हूं कि भैया कितना स्कोर आपको लाना चाहिए, और 2024 को एनालाइज करके हम 2025 की बात करेंगे। तो 2024 में देखो जरा, 2024 में हम बात करते हैं कि जनरल का कितना स्कोर रहा था, ओबीसी का कितना लास्ट कट ऑफ रही थी। तो एक ऐप है अपने पास, मैं डायरेक्टली ऐप पर चलता हूँ। ये ऐप आपके लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जो हो इधर साइड में देख सकते हैं। ये मैं गया ऐप में, हमें ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाना है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग दो अलग अलग बॉडीज़ होती है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो हो आप ऑल इंडिया की सीटों के थ्रू जो है वो एडमिशन लेने के लिए आवेदन करोगे, और स्टेट काउंसलिंग में आप स्टेट की जो सीटें हैं उसके थ्रू जो हो आप आवेदन करोगे। और वही बात, स्टेट की कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी, ऑल इंडिया की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में हम चलते हैं, बीडीएस, एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष की जो काउंसलिंग है वहाँ चलते हैं हम। तो व्यू कोर्स देखो जरा, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस में हमें जाना है। अब देखो गवर्नमेंट, स्टेट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट, है ना। जैसे गवर्नमेंट स्टेट में जाते हैं, स्टेट के अंडर सबसे पहले जैसे मान लो यूपी की कॉलेजेस हम देखते हैं। यूपी में सबसे पहले ऊपर दे रखी है स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो जरा, ओबीसी की इसमें 3 सीट है, जनरल की 3 सीट है, एसटी की 1 है, एससी की 1 सीट है। हम चलते हैं पहले जनरल पर। तो आप जनरल के लिए आप देखना जरा कि जो रैंक है, रैंक अपने पास है कितनी, 23,613 से लेके 43,548, ये रैंक की रेंज है इसी पर्टिकुलर कॉलेज की। और ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट स्टेट काउंसलिंग की बात मैं कर रहा हूं। अब अगर स्कोर की बात करूं, है ना, तो स्कोर की बात मैं करूं तो यहां स्कोर 577 से 609। अब देखो इसका मतलब क्या है कि भैया जी बात ऐसी है कि 577 से 609 के लास्ट आपको जो है, अगर मैं इसमें और ज़्यादा डिटेल में जाऊं तो देखना ज़रा कि बीएएमएस पहला राउंड जो था उसमें जो 597, दूसरा राउंड 609 और 577, ओवरऑल जो है वो आपको लास्ट जो सीट अलॉट हुई वो कितने पर हुई, 577 पर अलॉट हुई है। किसके लिए है भैया, ये केवल एक कॉलेज के लिए है। ऐसे ही अगर आप जनरल की सीट देखोगे, मैं जनरल की सीट, जनरल के अलावा ओबीसी की सीट देखता हूं, तो ओबीसी के लिए आप देखो यही स्कोर, रैंक तो जो है वो आ जाएगी, लेकिन एक हमें तो स्कोर की बात करनी है। यही स्कोर कितना है इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, 590 है।
जरूरी नहीं है कि भाई इसी स्कोर, इतना स्कोर आपका होना चाहिए। देखो जरा, बाकी ये ऊंची जो ऊपर की जो कॉलेजेस है ना, जैसे एमबीबीएस में एम्स है, मौलाना आज़ाद है, उस लेवल की कॉलेजेस के लिए इतना स्कोर चाहिए। कम स्कोर में भी आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लो यहीं पर अगर हम एक और ये बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, इसकी बात करें तो जनरल में देखो स्कोर कितना जा रहा है, 585। लास्ट सीट जो है वो यहाँ पर मिल रही है 585। वहीं ओबीसी की सीट जो है वो आपको मिल रही है कितनी, 567। तो ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर 567 है, कम है। ठीक है, और देखना ज़रा, चलो ये तो हो गई अपने पास उत्तर प्रदेश। बाकी जो वो सारी स्टेट की जो हो यहाँ से देख सकते हो, लेकिन हर एक स्टेट की जो हो अभी अपन देखें तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो कोई देखेगा भी नहीं। अब आप देखो ज़रा, जैसे गवर्नमेंट एमपी की कॉलेज के लिए देखते हैं, ये जो है वो खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, इसके लिए हम देखते हैं। मान लो ओबीसी के लिए हम चेक करें तो वही 565 है। फिर इसके बाद में जो जनरल के लिए अगर हम चेक करें तो 571, थोड़ी सी कट ऑफ क्या हो गई इसके लिए, नीचे आ गई है ना। अच्छा चलो भाई, SC ST के भाइयों के लिए भी देख लेते हैं। SC की कट ऑफ आप देख रहे हो कितनी, 436। ठीक, फिर इसके बाद में ST की कट ऑफ इसके लिए 388। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ना कंक्लूजन देखो क्या, चलो एक आधा हम और देख लेते हैं। मान लो प्राइवेट कॉलेज, किसी ने कहा सर प्राइवेट कॉलेज के लिए, आंध्र प्रदेश की एक प्राइवेट कॉलेज है, इसके लिए आप देखो जनरल की कट ऑफ है कितनी, 517। प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ है 517। SC के लिए जो हो 414, और फिर जो हो OBC के लिए ये कट ऑफ है 557। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि अगर आप जो है वो जनरल के हैं, जनरल या OBC, तो भैया आपका स्कोर होना चाहिए 550 प्लस। आप सेफ है BAMS की कॉलेज के लिए, 550 प्लस तो होना ही चाहिए। ठीक है, और बाकी जो है वो जैसे अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो SC से बिलोंग करते हैं तो भैया 420 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। और अगर जो है वो आप बिलोंग करते हैं भैया ST से, तो ST के लिए आपका स्कोर जो हो 400 नंबर तो कम से कम आना ही चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है ना, तो आपको BAMS के लिए आप काउंसलिंग तो आप करवा ही सकते हो अगर क्वालिफाई हो तो, लेकिन कॉलेज आपको तभी मिलेगी। बाकी प्राइवेट कॉलेज लेने से तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट लगता नहीं है, या फिर ज़्यादा कोई जो वो सौदे वाली बात लगती नहीं। प्राइवेट कॉलेज के लिए आप अप्लाई करो तो भैया मेरे अकॉर्डिंग जो हो BAMS के लिए आपका ये सेफ स्कोर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो, आज की इस वीडियो ने, आज के इस सेशन में आपके जीवन में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करी होगी, आपको जो इसके बारे में पता चला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो भैया आप कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। इसके अलावा आप जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़े। ठीक है ना, तो यहाँ से हम मिलते हैं फिर दूसरे किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें, खूब पढ़े, खूब बढ़े। थैंक यू।